नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। तो वर्मा साहब, पहले तो आपका जेके अपडेट में स्वागत है। आज वर्मा साहब, जो हाल ही के नतीजे आए हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिस बात को लेकर ये है कि लगातार पहले भी जैसे एग्ज़िट पोल हुए पूरे देश में, विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्ज़िट पोल किए गए, सभी चैनल्स द्वारा एग्ज़िट पोल किए गए, लेकिन लगातार विपक्ष इन एग्ज़िट पोल को नकारता रहा। लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि विपक्ष ने कहा, एग्ज़िट पोल के जो परिणाम हैं बिल्कुल गलत हुए। इस पर आप क्या कहें? क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे एग्ज़िट पोल को लेकर, उन्होंने कहा था कि ये मोदी मीडिया पोल है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि एग्ज़िट पोल क्या वास्तव में प्रभावित करने के लिए लाए गए थे या फिर सबका अनुमान गलत निकला? देखिए, एग्जिट पोल के बारे में बहुत पहले ये एक धारणा बनी थी कि आम लोग ये समझते थे कि शायद ये एक ईमानदारी से की गई रिसर्च के आधार पर एग्जिट पोल बन रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि सन 2000 शायद 4 की बात है कि जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, उस वक्त शाइनिंग इंडिया ये तमाम बातें कहकर एक एग्जिट पोल इसी प्रकार का आया था और कहा गया था कि वाजपेयी साहब फिर बम होने जा रहे हैं, फिर सरकार लाने जा रहे हैं। लेकिन वो पूरी तरह विफल साबित हुआ, खारिज हुआ। वो अलग वजह थी। आज जो है, आज की जो स्थितियों में जो गोदी मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो भी चीज़ दिखाता है वो सारी दुनिया को पता है किस उद्देश्य से, उसका मकसद क्या है। एग्जिट पोल की जो कंपनियां हैं वो किस तरह रिसर्च करते हैं, सैम्पलिंग कितने लोगों की लेती हैं, ये तमाम विषय हैं, बिंदु हैं जिस पर सवाल उठते रहे हैं। और अब कल परसों तरसों हमने चर्चा भी की थी, एक एक्सेस, इनके क्या नाम है, वो प्रदीप गुप्ता नाम के सज्जन है जो मालिक है, जिन्होंने कराया, वो रो पड़े जब एग्जिट पोल फेल साबित हुआ। लेकिन आपने ठीक कहा कि नतीजों को प्रभावित करने के लिए या जो मतगणना है, प्रेशर टैक्टिक्स, हाँ, तो उसमें एक वो जो विपक्ष ने आरोप लगाया, उस आरोप में हमें तब दम लग रहा था कि विपक्ष ने कहा था कि मतगणना के वक्त जो विपक्षी मतगणना एजेंट होते हैं, पार्टी कार्यकर्ता, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से उन पर दबाव डालने की कोशिश है ताकि यार जीत तो बीजेपी रही है, जीत तो एनडीए रहा है, हमें क्या करना है, वो टाइम से पहले निकल जाएं। इस प्रकार के विपक्ष लोगों ने खूब कहा था, राहुल गांधी, खड़गे साहब और जो तमाम जो नेता थे। तो वो बात आपने ठीक कहा कि वो एक कहा जाए एक मकसद के तहत वो एग्जिट पोल आया था, और जो कि कहा जाए कि एक बिल्कुल विफल साबित हुआ। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में प्रधानमंत्री खुद उनका डिक्लाइंड हुआ वोट, उनके खिलाफ अजय राय जो कांग्रेस के थे, कुछ पहले 2 राउंड तक तो प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे। हाँ, और उनकी जीत को लेकर कई तरह की कहानी भी गाई जा रही है, हम उसका चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अमेठी जो पहली बार जिसने राहुल गांधी को 50 के कितने हज़ार से हराया था, वहाँ पर उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता एक जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया के लोग जानते हैं, वहाँ जानते थे अमेठी और रायबरेली में, लेकिन देश के रेस्ट ऑफ इंडिया में उनको कोई जानता नहीं था। लेकिन उन्होंने जिस पर उनको करीब 1.5 लाख वोटों से हराया, ये भी एक न्याय का। स्मृति ईरानी को बात केवल यहाँ तक नहीं है, आप वो देखिए ना, अयोध्या जी प्रभु श्री राम की नगरी, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें उठाई जाती रहीं, ध्रुवीकरण होता रहा, वहाँ पर बीजेपी हार गई। और उसको लेकर भी वो कहा यह जा रहा है कि वहाँ का जो पार्टी का एमएलए था, वहाँ का मेयर था, वो खिलाफ काम करता रहा, क्योंकि उसको उन्हीं लोगों में रहना था, अयोध्या जी के लोगों में। वहाँ लड़ाई ये शुरू हो रही है, लोकल और बाहरी, कोट एंड कोट गुजराती। तो ये एक पूरा अगर हम देखें एनालिसिस का, एग्जिट पोल का, और जो मुख्य धारा का मीडिया जिसे कोट एंड कोट गोदी मीडिया कहा जाता है, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी किस तरह से चुनाव और फिर उसका मतगणना को प्रभावित किया जाए। इन आरोपों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दम दिखाई देता है, जिस प्रकार के चुनावी नतीजे सामने आए हैं। चलिए हम बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की जो 5 सीटें हैं उन्हीं पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे इस चर्चा में। सबसे पहले हम बात करते हैं बारामूला लोकसभा सीट की।
बारामूला लोकसभा सीट जहां पर बिल्कुल उम्मीद के विपरीत परिणाम आए हैं। हालांकि हमने अपनी चर्चा में जो पहले ही साफ कर दिया था बिल्कुल। कि बारामूला से इंजीनियर रशीद कहीं बाजी ना मार जाए, जी। लेकिन माना ये जा रहा है कि इंजीनियर राशिद को जिस मकसद के साथ लाया गया वो मकसद कहीं ना कहीं मकसद ये था कि उमर अब्दुल्ला को हराया जाए, लेकिन वो मकसद ही उल्टा हो गया। उन्होंने सज्जाद लोन को भी हरा दिया और उमर अब्दुल्ला को भी हरा दिया और खुद 2 लाख के करीब करीब लीड लेके वो जीत गए। तो आखिर ऐसा पलटा कैसे लगा वहाँ पे? देखिए, ये कथित तौर पर ये कहा जा रहा है, हम सीधा तो कह नहीं सकते कि एक आदमी जो जेल में बंद है और महज उसके बेटा वो जो क्लेम कर रहा है कि 29 के 30,000 रुपये कितने उसने खर्च 27,000 रुपये चुनाव प्रचार में, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। अब करोड़ों रुपए लगते हैं लोकसभा चुनाव के वो भी लिए। उन्होंने बताया कि सिर्फ ये गाड़ियों में पेट्रोल डालने के लिए खर्च किया। बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि अगर इतने अमाउंट से एक सांसद का चुनाव लड़ा जा सकता है और ऐसी स्टेट में जो कि टर्मोइल स्टेट कही जाती हो, जहाँ पर अब ठीक है अब कंट्रोल है आतंकवाद वहाँ पर, लेकिन अभी भी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। तो हमारा मानना है कि आपने जिस और सवाल किया कि हम ये सीधा तो कहेंगे नहीं कि ये गेम नई दिल्ली की थी या किसी और की एजेंसी की थी, लेकिन इतना ज़रूर है क्योंकि हमने पिछले चुनाव 2019 में भी देखा था कि पहले नंबर मोहम्मद अकबर लोन आए थे एनसी के, दूसरे नंबर पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी वो आए थे, तीसरे नंबर पे ही आए थे अपना। और तीनों में मार्जिन बहुत कम था, नैरो मार्जिन था। बिल्कुल। और हमने जब भी चर्चा हुई कश्मीर को लेके, 2 पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये एज पर है और अब उमर अब्दुल्ला फंस गए हैं इस चुनाव में, और नतीजा वही आया जो जेके अपडेट ने कहा। अब देखना दिलचस्प ये है कि अब जब उससे पूछा गया अब्दुल गनी लोन से, सज्जाद लोन से माफ़ करें, तो उनका कहना था कि मुझे इससे खुशी है कि उमर अब्दुल्ला हार गए। वो उनको अपने हार के दुख नहीं है, उसके हारने की खुशी है। तो इससे कयासों को बल मिलता है, हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी साथ ले उन कयासों को बल मिलता है कि जो पुरानी मठाधीश रीजनल पार्टी हैं उनको इस बार इन चुनाव में बड़ा सेटबैक पहुंचा। केवल नेशनल कांग्रेस बात नहीं है, पीडीपी की भी स्थिति है। लेकिन वहाँ पे जीत की वजह क्या रही? इंजीनियर रशीद की जीत की वजह क्या रही? क्या उन्हें सिंपैथी वोट पड़ा है या फिर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ या सज्जाद लोन के खिलाफ लोगों में नाराज़गी थी? नहीं, उसमें सिर्फ सिंपैथी वोट की बात हो रही है, क्योंकि उनके बेटों ने जो नारे दिए, एक तो कहा कि मेरे पिता बेकसूर जेल में बंद है 5 साल में दिल्ली की तिहाड़ जेल में। दूसरा उनका ये कहना था कि जो कश्मीरी देश की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं ये वोट उनके नाम गिरेगा। और हैरत और दिलचस्प बात यह है कि केवल बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, मध्य कश्मीर के अलावा मुख्तलिफ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनका वोट भी नहीं है, उसके अलावा दक्षिण कश्मीर से उनको सबसे ज़्यादा जो असर किया उस चुनाव के अंदर, जो युवा वोटर था उन्होंने झोलियाँ भर के वोट डाला। महिलाओं ने भी सबसे ज़्यादा यूथ, उसके बाद महिलाओं ने। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई उमर अब्दुल्ला के एंटी वोट है, उनको जिताने का वोट था कि उसको जिताना है। एक बार हमने जो आदमी बार बार अपील कर रहा है बच्चे उनका जो पेशकारी थी, प्रेजेंटेशन थी अबरार और असरार दोनों बेटों का, इंजीनियर शेख रशीद का, वो बड़ा गजब था। वो खड़े होकर अपना छत पे बोलते थे कि ये हो रहा है वो रहा है, वोट उसके लिए है। तो कश्मीर में आप समझते हैं कि कश्मीर की सियासत बड़ी भावनात्मक तरीके से चलती रही है। अब तो कश्मीर के बाहर का भी यही हाल हो रहा है, लेकिन कश्मीर में सियासत शुरू से इस प्रकार के इमोशनल मुद्दे उछाल कर होती रही है। लेकिन ये बड़ी लोगों को हैरत हुई कि एक आदमी जो 5 साल जेल में बंद है दिल्ली की तिहाड़ जेल में, उसके बच्चों ने 30,000 रुपये से कम रुपए में पिता को चुनाव जितवा दिया। अब वो क्या होगा नहीं होगा, जेल से कब छूटेंगे, वो एक जुडिशल मैटर है। और महबूबा मुफ्ती ने भी मांग की है केंद्र से कि इंजीनियर रशीद की रिहाई कर दी जाए। हाँ, लेकिन ये है कि ये हम सब जानते हैं, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है कि जेलों में बंद और जेल से छोड़ने में खेल कहीं ना कहीं एजेंसियों का भी होता है। वर्मा साहब, इस इंजीनियर रशीद की जीत से एक नया जो हम कहेंगे एक रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। अगर बात की जाए, देखिए जम्मू कश्मीर में नेका अभी अपना वजूद रखे हुए हैं, पीडीपी कहीं ना कहीं वजूद ख़त्म करती जा रही है, लेकिन
धरातल पर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। इस बीच दो पार्टियों का उदय होता है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अपने DPAP पार्टी आज़ाद जी की। इन पार्टियों का जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो तो अपनी ज़मानत भी नहीं बचा पाए। लेकिन अब जहाँ पर अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, हम इंजीनियर रशीद जिनके अध्यक्ष हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या अवामी इत्तेहाद पार्टी कश्मीर की, जम्मू में तो चलो कम है, कश्मीर की सीटों पर अगर वो अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पासा पलटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें नेका को भी सेटबैक हो सकता है, PDP को भी, DPAP को भी, अपनी पार्टी को भी, ये सभी दलों को सभी, क्योंकि जिस प्रकार से वो एक प्रचंड जीत लेके उभरे हैं, लोगों का सहयोग मिला है, तो क्या इसकी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही? देखिए, इसमें दो सूरतें हैं। मेरे कश्मीरी मित्रों से बात होती थी जो जर्नलिस्ट हैं कश्मीर के, और दूसरे जो सोशल वर्कर टाइप में, तो मैंने यही सवाल उनसे किया कि क्या ये नतीजे विधानसभा में भी दिखाई देंगे जिस प्रकार लोकसभा। उसने कहा दो बातें हैं इसमें। अगर इंजीनियर शेख रशीद की तब तक जमानत नहीं होती, जेल में रहते हैं, निश्चित तौर पर केवल उत्तरी कश्मीर नहीं, मध्य कश्मीर और दक्षिण कश्मीर में भी उनके चुनाव प्रचार, दोनों बेटे जाके प्रचार करेंगे और कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो उसका असर दिखाई देगा। जरूरी कितना दिखेगा ये वक्त बताएगा। अगर वो रिलीज़ हो जाते हैं फिर इस तरह के नतीजे आना, क्योंकि परिदृश्य बदल जाएगा पूरा। दो आदमी जेल में था उसके नाम पर वोट पड़े, वो जेल से बाहर आ गया, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी कि आखिर ये नारा जो दिया गया था कि जो कश्मीरी देश की दूसरी जेलों में बंद हैं, तिहाड़ जेल समेत, उनकी रिहाई की बात कब होगी, कैसे होगी, तो वो तो फिर और आसान हो जाएगा ना उनके लिए कि मैं बाहर हूं, अब मेरे प्रत्याशियों को जिताइए, मैं आपके बच्चों को लेके आऊंगा। इस प्रकार की बातें जिस प्रकार पीछे और भी कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कही हैं। नहीं, वो तो ठीक है। एक चीज़ होती है कि आपको लीडर है जो जेल में बंद है, उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है, तो उनके लिए माहौल कितना बना पाएंगे वो, ये उन पर निर्भर करता है। सिंपैथी वोट आज जो इंजीनियर रशीद को मिले वो उनके नाम पे मिले। वो सेकंड स्टेप था कि आप किस किस को बाहर निकलते हैं, किस कौन लोग रिलीज़ करेंगे। लेकिन ये है कि जम्मू कश्मीर की सियासत, खासतौर कश्मीर की सियासत में, जिस प्रकार आपने कहा जम्मू कश्मीर पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और भी एक दो पार्टियां हैं, वो जिस प्रकार अपना दमखम चुनाव मैदान में दिखाती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के खिलाफ, ये भी एक मजबूत पार्टी की तरह उभर के इसको हो सकता है इसको मान्यता मिल जाए। और अभी तक तो इंडिपेंडेंट के तौर पे इसको गिना जाता है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इनकी रिहाई, और इनकी रिहाई की अगर रिहाई होती है उसके बाद इनकी क्या सरगर्मी होती हैं, उन लोगों के लिए जेलों में बंद हैं उनके लिए कितना सफल हो पाते हैं, वो भी चीज़ें वो ध्यान में रखी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं अनंतनाग राजौरी सीट की, जो कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट भी रही, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम कहें तो एक किस्म से मियां अल्ताफ ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया। करीब 2,80,88,000 के करीब से महबूबा मुफ्ती को हराया है। ये बहुत बड़ी बात है। जितने वोटों से उन्होंने महबूबा मुफ्ती को हराया है उतने वोट महबूबा मुफ्ती ले भी नहीं पाई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख करीब 42,000 वोट लेने के बाद जफर इकबाल मनहास की वहाँ पे जमानत जब्त हो गई जी। ये एक बड़ी बात है कि इतने वोट लेने के बाद भी आप अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते हो, क्योंकि वहाँ 1,64,000 कम से कम वोट चाहिए थे उनको अपनी जमानत बचाने के लिए, लेकिन वो करीब 22,000 वोट कम लिए उन्होंने, इस वजह से उनकी जमानत जब्त हुई। और दूसरा, हमने कल इस पर एक न्यूज़ भी फ्रेम की थी कि जम्मू कश्मीर में 100 करीब प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, उनमें से 5 जीते, 5 हारे और 1 सज्जाद लोन, उन्होंने उतने वोट ले लिए कि उनकी ज़मानत बच जाए। उसके अलावा 89 जो प्रत्याशी थे वो अपनी ज़मानत तक नहीं बचा पाए। ये भी एक अच्छा मैसेज है कि लोगों ने अपना वोट अधिकतर बांटा नहीं, उन्होंने डिसाइड कर लिया जा इसको देना है या इसको देना है, मतलब ज़्यादा तरफ बटा नहीं वोट। अब यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की हार का क्या कारण रहा, क्या आप मानते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से 1,42,000 वोट जफर इकबाल मनहास ने लिया, जिनके लिए अपनी पार्टी तो चुनाव प्रचार कर ही रही थी, भाजपा ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया उनके चुनाव प्रचार में, बावजूद उसके वो जमानत नहीं बचा पाए। अब अगर देखा जाए जो जीत का मार्जिन है 2,88,000 के करीब जीत का मार्जिन है, उनमें से अगर
आप 1,42,000 निकाल भी दें तो तब भी 1,40,000 का वो था। अगर वो जफर इकबाल मनहास का वोट सारा महबूबा मुफ्ती को पड़ भी जाता तब भी ये जीत नहीं सकती थी। तो क्या यहाँ पर बीजेपी का या अपनी पार्टी का दाव काम आया, जहाँ वहाँ पर महबूबा मुफ्ती की हार का क्या कारण रहा? देखिए, बीजेपी चूँकि उसने अपने प्रत्याशी तो उतारने थे प्रॉक्सी के तौर पर उसका, लेकिन बीजेपी को भी उसमें कोई गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं है। जिस 7 असेंबली कॉन्फ्रेंस जो पुंछ रजौरी के हैं, वहाँ पर भी बीजेपी को इस प्रॉक्सी के लिए बड़ा पीछे आना पड़ा है। वो कोई उसको जीतने की स्थिति में नहीं ला पाए। कहने का मतलब ये है कि अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, महबूबा के लिए दिक्कत क्या थी, क्योंकि मियाँ अल्ताफ़ करीब 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख वो प्लस लेके चल रहे शुरू से गुज्जर बकरवाल समुदाय के, और ये समझा जा रहा था अपने सियासी और दूसरे पत्रकारिता के हल्के में कि चूँकि इनमें कन्फ्लिक्ट है पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल में, हो सकता है कि पहाड़ी कबीले के लोग एक बड़ा चंक वो महबूबा के साथ जाए। लेकिन जो सुनने में जानकारियाँ आई हैं उसमें चूँकि पहाड़ी कबीले कई लोग भी इन्हीं की तरह पीर हैं, उनमें कुछ हैं जिनकी जियारतें हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इनकी मदद की। पहाड़ी वोट भी बटा है, तीनों तरफ बटा है, तीनों तरफ बटा है, और जिसका फ़ायदा उसको मिला। केवल इतना नहीं, पीर पंजाल की बात नहीं है, कश्मीर के अंदर अनंतनाग और जो दूसरे ज़िले बच्चे हैं, जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वहाँ पर भी महबूबा मुफ्ती को उस तरह का वोट नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठी थी। वहाँ पर भी एनसी ने डेंट लगाया ज़बरदस्त, जिसकी वजह से ये जो जानकारी मेरे कश्मीरी जो पत्रकार मित्र वो बता रहे थे, मैंने कहा भी ये कैसा हो गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो उम्मीद थी महबूबा मुफ्ती को, एक तो वजह ये, दूसरा ये है कि उस तरह का वोट नहीं पड़ पाया जो महबूबा उम्मीद एक्सपेक्ट कर रही थी। परसेंटेज बढ़ी पिछले चुनाव की अपेक्षा के। लेकिन इस बीच जैसे अगर हम बात करें, जब टिकटॉक बंटवारे की बात आई तब उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि पीडीपी का वजूद नहीं है, इसलिए हम जो है उनके सीट नहीं देंगे वहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि वाकई पीडीपी का वजूद नहीं है जो उन्होंने वोट लिया, 2 लाख समथिंग वोट उन्होंने लिया है इस सीट पर? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल आरोपबाजी होती है। कांग्रेस मुक्त भारत भी कहा जा रहा है पिछले कई सालों से, कांग्रेस मुक्त होगी क्या? नहीं हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब एक दूसरे विरोधी पर आरोप चस्पा करने की कोशिश करते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला इतने बड़े नेता थे तो बारामूला जीत रहे थे, क्यों हारे वहाँ जाकर वो? एक तो अपनी पारंपरिक सीट छोड़ी श्रीनगर की, लड़ते ना श्रीनगर थी, शायद जीत जाते। तो लेकिन वो वहाँ उसको वहाँ से वहाँ बारामूला गए। तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के जो सीएम रहा हो पार्टी का, और जिसकी एक इमेज ऐसी बनी हो कि वो उन घरों में भी जाती हैं जहाँ आतंकी मारे जाते हैं, और मतलब उसका फ्रेम जो है डिफरेंट है टोटल, जिसमें कुछ लोग कहते हैं जी ये प्रो अलगाववाद है, ये अपना अपना नज़रिया है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तस्वीर ज़्यादा साफ होगी मैं समझता हूँ। लेकिन इतना जरूर है, महबूबा मुफ्ती के पास माइनस पॉइंट ये थे कि ये केवल ये और उनकी बेटी प्रचारक थी, जबकि उधर बहुत से लोग थे नेशनल कांग्रेस। नहीं, इसमें अच्छा संकेत महबूबा मुफ्ती के लिए क्या है? हार के बावजूद अच्छा संकेत क्या मानते हैं आप? उसके लिए ज़रूरी है कि जो पार्टी की जो लीडरशिप है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस क्यों आ रही है यहाँ पर? कांग्रेस को अपन आत्मचिंतन करना पड़ेगा। दोनों सीटों पर अगर भाजपा के कैंडिडेट हैट्रिक बना रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में तो हम पहले भी कहा, उन्होंने विकास कार्य उस पर मेरे कहने का मतलब ये है आप कि जैसे महबूबा मुफ्ती हार गई, हाँ ठीक है, इस हार से उसे क्या फ़ायदा हुआ? क्या वाकई ही वजूद बचा पाई? जरूरी नहीं जीतना, क्या उतना वो वोट बैंक ले पाई? उसमें नया क्या है? एक तो जो फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी बेटी का राजनीति में उदय होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इससे, क्योंकि वो एक बिल्कुल कहें तो एक मजी हुई अगर कहें नेता के रूप में सामने आई। जिस प्रकार के उन्होंने भाषण दिए, लोगों को जुटाने में वो कामयाब रही, भले ही वो वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हो पाया जी। लेकिन इसके अलावा क्या महबूबा मुफ्ती को कोई और फायदा? देखिए हर चुनाव के बाद चाहे वो हारे या जीते, उसको सीख लेनी पड़ती है कि हमारे कौन कौन से पॉकेट्स हमारे कमज़ोर रहे हैं, हमें किन पॉकेटों को रीएक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है। और हम तो समझते हैं कि अपने स्तर पर महबूबा मुफ्ती जिस प्रकार चौतरफा गिर गई थी, चौतरफा कहेंगे ना, जब एनडीए की वो जब विपक्षी महागठबंधन की घटक दल सहयोगी घटक दल है, उसके बावजूद
दो घटक दल उसके खिलाफ चुनाव प्रचार में प्रचार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगाई। महबूबा मुफ्ती के लिए ये जो सफ़र रहा, मैंने फिर कहा कि वो उनकी बेटी, ये 2 स्टार प्रचारक थे। ऑन द अदर हैंड मियाँ अल्ताफ़ के लिए वो खुद तो थे, मैंने कहा 2-2.5 अगर वो जो वोट पड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस गलतफहमी ना रहे कि उनकी वजह से वो जीते हैं, उनका अपना वोट बैंक है पर्सनल, वो जो गुजर बकरवाल समुदाय का है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके अलावा कई ऐसे पॉकेट थे जहाँ पर इन्फ्लुएंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का था या उमर का था या कांग्रेस का। कांग्रेस ने भी जो जहाँ पॉकेट थे, हमें याद है कि पिछला जो चुनाव हुआ था GA मीर दूसरे नंबर पर आए थे साउथ कश्मीर में, वो कैंडिडेट थे कांग्रेस के। महबूबा तीसरे नंबर पर आई थी। उस वक्त भी GA मीर ने बड़े अच्छे वोट लिए थे, तो वो वोट भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गए। तो हम पूरा परिदृश्य देखें तो महबूबा अकेली थी और दूसरी तरफ उसके बरक्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट था वो था, और प्लस जो आरोप चस्पा किए जा रहे थे कि ये B टीम और C टीम और D टीम, ये टीम जो एलिगेशन थे, इन्होंने भी महबूबा मुफ्ती को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चलिए इसके साथ ही श्रीनगर सीट पर बात करते हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा उस वहाँ पे बात करने लायक है नहीं, क्योंकि वहाँ तो पहले ही स्थिति साफ थी। करीब करीब और हमने बोला भी था अगर जो है एज पर है वो जीत जाएंगे। हाँ वही, क्योंकि वहाँ पर देखिए परा को उस प्रकार से वोट नहीं मिल पाया जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही थी। तो आगा रेहुल्ला मेहंदी साहब वहाँ पर तो वो तो जाहिर था वहाँ पर कि एक शिया समुदाय का वोट जो हो एक तरफा जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, एक जम्मू की 2 सीटें हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं उधमपुर डोडा सीट की। उधमपुर डोडा सीट जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाई। हालांकि उनके सामने थे चौधरी लाल सिंह, जो कि पहले कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, उसके बाद बीजेपी में गए, वहां से मिनिस्टर रहे, फिर बीजेपी को छोड़ा, अपनी पार्टी उन्होंने बना लिया, दल बनाया, फिर वो दल का मर्ज किया गया दोबारा से कांग्रेस में। और कांग्रेस को भी लगा कि अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कोई मात दे सकता है तो वो चौधरी लाल सिंह हैं। लेकिन चौधरी लाल सिंह को भले ही बाहर से वोट मिला हो, उनको अपने गृह जिला से वोट नहीं मिला। उसकी वजह क्या कारण रहे होंगे? देखिए, थोड़ा हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा, क्योंकि पहले तो हमें ये समझना होगा कि देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO में लगातार 10 साल से मंत्री बैठे थे, और अगर हम दोनों सांसदों का कंपैरिजन करें, जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, मैं पहले भी कार्यक्रम कई बार बोल चुका हूँ और दूसरे YouTube चैनल पे बोल चुका हूँ, जितेंद्र सिंह ने काम बहुत कराया विकास कार्य के, और कठुआ लक्ष्य पे रखकर उन्होंने वहाँ कई ऐसी नई परियोजनाओं को अंजाम दिया। उसके अलावा किश्तवाड़ है, चिनाब वैली कहा जाए, उधमपुर में, तो उनका काम दिखाई देता था। दूसरी तरफ लाल सिंह, तो ये ED के मसले के काफ़ी देर बाद, चुनाव के ऐलान होने के बाद लाल सिंह बाद में कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। आप देखिए ना, गैप देखिए कितना डिफरेंस है। और एक आदमी सरकार में होता है, फिर काम किए हो जिस पर डॉक्टर जितेंद्र ने काम किए। और तीसरा ये था, हम मान के चल रहे थे, हमने कहा भी था इस कार्यक्रम में, अगर लाल सिंह कठुआ से लीड 1 लाख की लेके चलते हैं तो उनकी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको हर असेंबली में डिस्ट्रिक्ट कठुआ की उनको मार पड़ी है, बिल्कुल पड़ी, चाहे बसोली है, बलावर है, सब जगह, जसरोटा, हीरानगर, कठुआ, सब जगह सब जगह उनको मार पड़ी है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि उनके परिवार के किसी सदस्य की वजह से उनको लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। इस प्रकार की वीडियोस भी आए, खबरें भी आई, तमाम चीज़ें आई। तो लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि 3 महीने पहले तक या 2 महीने पहले तक ये दोनों सीटें जो लग रही थी कि कांग्रेस वॉकओवर दे देगी, कांग्रेस की फिर भी इन्होंने लाज बचाई है। मैं समझता हूँ हार गए भले, लेकिन कांग्रेस की इन्होंने इज्जत बचाई। 4.5 लाख के करीब वोट लिए हैं लाल सिंह ने। कांग्रेस की लाज बचाई है, चाहे वो चौधरी लाल सिंह हो या जम्मू सीट पे रमन भल्ला हो। ये जरूर है कि विधानसभा जब चुनाव आएंगे, ये उनको किस तरीके से लेते हैं, ये जो वोट पड़े हैं। और अब ये भी पता चला है कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये थी कि चाहे वो लाल सिंह हो, लाल सिंह का चुनाव डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ नहीं था। लाल सिंह का चुनाव
नरेंद्र भाई मोदी के साथ था, क्योंकि हर जगह कहीं प्रत्याशी का नाम नहीं लिया गया और सीधा यही कहा गया कि आपने वोट करना है मोदी जी को, आपने वोट करना है मोदी जी को। तो मुझे लगता है कि जहां तक भी बात की जाए तो नरेंद्र भाई मोदी वर्सेस फलां, नरेंद्र भाई मोदी वर्सेस फलां चुनाव यही हुआ है, क्योंकि भाजपा का तो नाम ही नहीं लिया गया कहीं पर भी। हर बार यही कहा गया कि आपने मोदी जी मैं और आगे बढ़ाऊंगा। देखिए ना, नरेंद्र मोदी खुद प्रचार के लिए आए, अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, अनुराग ठाकुर आए और इनके कई नेता आए, लेकिन यहाँ उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे आएंगे, उनमें से कोई नहीं आया। बिल्कुल नहीं है। वो देश के दूसरे हिस्सों में मशहूर हो रहे। ये जानकार भी कहते हैं अगर इन दोनों नेताओं में, राहुल गांधी प्रियंका गांधी में, इन दोनों सीटों पर कोई प्रचार के लिए आता तो नतीजों में कुछ और भी दिखाई दे सकता था। ऑन द अदर हैंड, मतलब कांग्रेस के, मैं फिर भी कहूँगा, मैंने जो अभी पहले कहा कि भले ये प्रत्याशी हार गए हैं, लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों ने कांग्रेस की लाज बचा ली है। नहीं सी तीसरी बार प्रत्याशी अगर जीत रहा है तो इसका मतलब यह कि उसमें दम है और उसको सिस्टम का भी दम है, इसीलिए वो जीते हैं। और ऐसी बात खास तौर से जब बीजेपी का दूसरा प्रत्याशी जम्मू वाला, जिसके बारे में तमाम किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन जितेंद्र सिंह ने तो काम भी कराए थे, उनका काम भी बोलता था। इन तमाम चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखें तो हम फिर भी कहेंगे कि लाल सिंह ने मुकाबला किया है। अब जम्मू सीट की बात करते हैं, जहाँ पर रमन भल्ला थे, वहीं जुगल किशोर शर्मा, उन्होंने भी तीसरी बार हैट्रिक लगा दी और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा मुझे वोट दोनों का, आपने वोट मोदी जी को, तो वो तो खुलकर कहते रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। हमने उनके साथ इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने बोला है कि मोदी जी के विकास के नाम पर वोट मिलेगा, लोग जानते हैं मोदी जी ने विकास करवाया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये करवाया है, उन्होंने सीधे कहा कि मोदी जी के नाम पर वोट है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी दिल खोलकर मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। लेकिन पिछली बार जहां वो 3 लाख की लीड लिए हुए थे, इस बार उनकी लीड घटकर 1.25 लाख रह गई, यानी कि कहीं ना कहीं 1.25 लाख के वोट बैंक का उन्हें जो है नुकसान हुआ है इस सीट पर। अब जम्मू शहर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू शहर में गांधीनगर एरिया, जिसे हम बाहू विधानसभा का नाम दिया गया है, बाहू विधानसभा में बिल्कुल कांटे की टक्कर रही है। यहाँ पर बिल्कुल बराबर वोट पड़े हैं, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। वहीं जिन सीटों पर कांग्रेस ने रेज़ किया है, जब बीजेपी ने लूज़ किया है, उनमें सीट है, नई विधानसभा बनाई गई है जम्मू साउथ आरएसपुरा विधानसभा, वहाँ पर कांग्रेस ने रेज़ किया है, बीजेपी का वहाँ वोट शेयर कम हुआ है। वहीं सुचेतगढ़, जहाँ से बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं, उस सीट पर भी बीजेपी को नुकसान हुआ है, वहाँ पर भी कांग्रेस ने रेज़ किया है। भले ही अगर हम बात करें तो बाकी की सीटों पर बीजेपी आगे रही है, लेकिन जम्मू शहर की ये 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जिनको अगर हम बात जम्मू ज़िले की, यहाँ पर कांग्रेस ने पूरा अपना प्रभाव दिखाया है। तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस में पहली बात तो है कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब इन्होंने एक बड़ी फौज पदाधिकारियों को बनाई थी तभी चर्चा की थी, दिखाने के लिए ये फौज दिखाई दे रही है पदाधिकारियों में। लेकिन अगर आप उनको अमल के तौर पर देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी फौज का कुछ संगठन के मजबूती के नाम पर कोई फ़ायदा हुआ हो अभी तक। कांग्रेस की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, विधानसभा चुनाव तो कभी भी हो सकते हैं, 2 महीने में, कभी 2-3 महीने। कांग्रेस आला कमान को चाहिए कि पहले संगठन को मजबूत करें। यहाँ पर संगठन, बीजेपी, मुझे कांग्रेस के संगठन में ना युवा चेहरे बहुत कम दिखाई देते हैं। तो देखिए, बीजेपी के बैकबोन आरएसएस है, आप उनके पन्ना प्रमुख, मंडल, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपके जो नेता हैं कांग्रेस के, अरिस्टोक्रेट स्टाइल से आते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। मतलब कहने का ये है, 5-10 चेहरे सिर्फ दिखते हैं। जैसे अगर आरएसपुरा देखे बात करें, तरणजीत टोनी दिखता है, रमन भल्ला दिखता है, मतलब इस तरह, या क्या रविंद्र शर्मा दिखते हैं। वकाल रसूल वानी ने इस बार कमाल का काम किया, हम उसकी एक तारीफ करेंगे। हमने उसके कई देखे, बनिहाल से एक तरफा उन्होंने कर दिया मुकाबला, एक तरफा। और जबकि वहाँ गुलाम नबी आज़ाद का भी एक बंदा रहता है, वो उसको पप्पू कह रहा था बार बार, अभी भी बाज नहीं आ रहा, वो पप्पू कह रहा था, प्रवक्ता जो उसका। और राहुल गांधी को अभी पप्पू बोला जा रहा है। पप्पू तो आज़ाद बने हैं, 2 कैंडिडेट खड़े किए, दोनों की जमानतें नहीं बची। तो अब तो उनके फ्यूचर को देखा जाए, उनका अगला फ्यूचर क्या होगा। तो कांग्रेस को यहाँ बेहद ज़रूरी है
अपने संगठन को मजबूत करें। जिनको पदाधिकारी बनाया उनसे पूछे, भाई आपको जब से आप बनाया आपने कितने कार्यकर्ता पार्टी से जोड़े हैं। ये कांग्रेस जरूर होगा। और अगर कांग्रेस इसी ढर्रे में चलती रही तो मेरा अपना मानना है ये बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएगी यहाँ पर, ये निश्चित तौर पर देख लीजिए। क्योंकि बीजेपी के साथ संघ परिवार है, उनका संगठन है, उनके साथ सत्ता है, धन बल है, सब कुछ है, और गोदी मीडिया तो ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को अपना घर ठीक करना होगा। अगर लेकिन निश्चित तौर पे ये चीज़ आप जरूर मानेंगे कि बीजेपी की नीतियों, बीजेपी के विकास की जम्मू खित्ते में जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए, क्योंकि देखिए बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार ये मुद्दे नहीं रहे। नहीं। मुद्दे बस ये था विकास बस और बीजेपी की नीतियां, और जिन पर जनता ने मोहर लगाई है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, हम 6 महीने पहले देख रहे थे कि हम ये चर्चा करते थे मंदिरों का शहर, आंदोलन का शहर है। वो सब बकवास साबित हुआ, हम समझते हैं। क्योंकि असली परीक्षा तो चुनाव में होती है, बिल्कुल, कि आवाम किधर जा रहा है। तो हमें अब साफ तौर पर लगा कि अब यहाँ का आवाम संतुष्ट है, जो बीजेपी और उसके नेतृत्व वाली सरकार है उससे सेटिस्फाइड है। इसीलिए प्रत्याशियों को जीत दी है भारी बहुमत के साथ। तीसरी बार, वो भी तीसरी बार वो एक्टिव बनी है। और अगर कांग्रेस की बात करें, अगर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उतरना है, अगर लड़ाई लड़नी है, तो हमारे हो सकता है इस व्यू पॉइंट से वो नाराज़ हों या बुरा माने, लेकिन ज़मीनी कड़वी सच्चाई ये है कि आपको अपना संगठन मजबूत करना प्राथमिकता के तौर पर ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, जिन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया है कि कहां पर हार का फैक्टर क्या रहा और जीत का फैक्टर क्या रहा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।